हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल ऑफिसर्स एकेडमी। गुरुकुल ऑफिसर्स एकेडमी आपके लिए CAPF ओरिएंटेड एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आई है जिसका नाम है सारंगी। सारंगी का मतलब होता है द रियल। ये टेस्ट सीरीज़ सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसमें अभी एक टेस्ट कंडक्ट कराया जा चुका है। मैं लाइव टेस्ट होता है संडे को, जो कि आप टीचमेंट ऐप के थ्रू दे सकते हैं। और अगर आप PDF के थ्रू टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस टेस्ट की PDF मिल जाएगी और आने वाले सभी टेस्ट की PDF वहां अपलोड की जाएंगी। तो कोई भी आप टेस्ट देते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। उस एक्सप्लेनेशन में आपको सभी ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, सभी ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना चाहिए। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ चाहे आप हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट रामचरितम। अब ये रामचरितम और रामचरितमानस ये दो अलग चीज़ें हैं, इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ आपसे रामचरितम पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं संध्याकर नंदिन, नवसाहसाक, कैवर्तास और बाणभट्ट। तो इसका आंसर है ए, संध्याकर नंदिन। अब ये रामचरितम जो है ये संस्कृत एपिक पोएम है जो कि संध्याकर नंदिन ने लिखी थी। अब ये संध्याकर नंदिन कौन थे? ये कोर्ट पोइट थे पाला एम्पायर में। जो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं नवसाहसाक, ये दरअसल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल काव्य है जो कि लिखा गया था पद्मगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैवर्तास। ये कैवर्तास भी एक कम्युनिटी का नाम है, पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को बोला जाता था कैवर्तास। अगर आपने महिपाल सेकंड जो कि पाला एम्पायर में थे, उनके टाइम पर एक वरेंद्र रेबेलियन करके एक विद्रोह हुआ था, अगर उसके बारे में सुना होगा तो वो कैवर्तास द्वारा ही किया गया था, वरेंद्र रेबेलियन। नेक्स्ट है बाणभट्ट। ये कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के और इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। CAPF 2022 में भी बाणभट्ट की रचनाओं से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में कादम्बरी और हर्षचरित है। इनके अलावा भी कुछ रचनाएं हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी कंसिस्ट हाउ मैनी तरंगास। राज तरंगिणी के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये कल्हण ने लिखा है संस्कृत भाषा में और कश्मीर की हिस्ट्री पर लिखा गया है। इसमें 8 किताबें हैं, उन 8 किताबों को ही तरंग बोला गया है। तरंग मतलब जो हम इंग्लिश में वेव्स बोलते हैं, तो हर किताब को एक तरंग बोला गया है। तो ऐसे 8 किताबें हैं तो 8 तरंग। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटल्स। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड। यहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ आप बहुत ईजीली सिलेक्ट कर सकते थे स्टेटमेंट नंबर 3 से, जो बोल रही है कि सभी मेटल सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। अब जब किसी भी स्टेटमेंट में ऑल लग जाता है तो वो सस्पिशियस हो जाती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सभी मेटल सॉलिड एंड हार्ड नहीं होते। जैसे कि मरकरी है, मरकरी आपको पता है कि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, हार्ड नहीं होती है। तो यहाँ स्टेटमेंट 3 तो हो गया रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सो इट इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें ऑप्शन है एलॉय, क्लाउड्स, स्मॉग एंड एयर। ठीक है, तो 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें आप 2 चीज़ों को अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं। हेटेरोजीनियस होता है जिसमें 2 चीज़ों को आप अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो होमोजीनिटी जिसमें मेंटेन होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। वेरी सिंपल। तो यहाँ हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय यानी कि मिश्र धातु है, तो 2 धातुएं आपस में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बना दी जाती है और उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, होमोजेनिटी होती है, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज या मॉडल्स एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बहुत ही सिंपल है, अगर आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी होगी तो आपको इसका आइडिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और यहाँ ड्यूअल नेचर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है वो कहती है कि डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ ओनली। जो ऑप्शन सी में है थॉमसन मॉडल, ये दरअसल एक एटॉमिक मॉडल है जो कि कहता है कि एन एटम इज़ मेड अप ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इनटू विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर इम्प्लांटेड एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एन एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोर्थ भी सभी ने सुना होगा जो कि बोर मॉडल है। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, orbit further from the nucleus, exist at higher energy levels. When electron return to a lower energy level, they emit energy in the form of light. Sixth question है when an acid reacts with a base, salt and water are formed. This reaction is called. यहाँ पर एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन हो रही है जिससे कि सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ ऑप्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत ही इजीली आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम करते हैं, न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। अम्ल यानी कि एसिड जो है वो बेस के इफ़ेक्ट को कम करेगा, बेस जो है वो एसिड के इफ़ेक्ट को कम करेगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करेंगे। बाकी रिएक्शंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं कि जब दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी ऑप्शन में है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि कोई एक कंपाउंड है वो जब दो एटम जब वो दो एटम, दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड्स में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन सी में दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जब दो कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो उन दोनों कंपाउंड्स के जो एटम्स है वो आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप्स एंड टोमेटोज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। ऑप्शन है टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एंड डी है लैक्टिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटोज़ में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि अप्लाइड साइंस में आती हैं कि जो भी आप अपने आसपास नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनमें किस तरह के केमिकल हैं, कौन सा एसिड है या बेस है, ये सब। तो एप्पल में होता है मैलिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, ग्रेप में टार्टरिक एसिड, यहाँ हमने देख लिया। ठीक है, टोमेटो में देख लिया ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, टी में टैनिक एसिड होता है, ऑरेंजेस में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन सी जिसे आप बोलते हो। तो ह्यूमन स्टमक में जो जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और आंट और बीज में जो है फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ। तो यहाँ इसका आंसर है डी आयरन, कार्बन, निकिल एंड क्रोमियम। जो इम्पॉर्टेंट अलॉयज़ हैं जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, गन मेटल है, तो इनके आपको कंपोजिशन पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लांटेशन। आप देख सकते हो कि जैसे इंडिया में यूरोपियंस आए थे, ठीक है, तो उन्होंने किन चीज़ों को बढ़ावा दिया था, उन्होंने ऐसी क्रॉप्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया था जो कि कमर्शियली उन्हें बेनिफिट दे सकती थी। तो जो प्लांटेशन क्रॉप है वो कमर्शियली ही ग्रो की जाती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे गेस कर सकते थे अगर आपको नहीं पता था तो।
कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, रबर है। प्लांटेशन क्रॉप्स का बेसिक मीनिंग होता है कि ऐसी क्रॉप्स जिन्हें उगाने के बाद सीधे यूज़ नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, उन्हें यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। विदाउट प्रोसेसिंग आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रक फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है ए, फार्मिंग वेयर इन द फार्मर्स स्पेशलाइज इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स ओनली। इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड है ट्रक फार्मिंग। कि वेजिटेबल्स को जो है मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रक्स का यूज़ किया जाता था, तो इस वजह से उसका नाम पड़ गया ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज़ फाउंड बिटवीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइड्स। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इम्पैक्टिंग टाइड्स ऑन द अर्थ एक्सीड्स दैट ऑफ द मून। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्प्रिंग टाइड्स अकर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। जो सन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, हीट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल लगता है वो मून का ज़्यादा लगता है सन के कंपैरिजन में। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 हो गई गलत। सेकंड स्टेटमेंट है, स्प्रिंग टाइड्स अकर एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इनकी एक स्पेशल पोजीशन होती है सन, मून एंड अर्थ की। जब सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब होती है स्प्रिंग टाइड। तो ऐसा मंथ में 2 ही बार पॉसिबल है, तो इसलिए एक महीने में 2 बार स्प्रिंग टाइड हो सकती है, एक दिन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ओशन करेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ करंट इज़ यूजुअली वीकेस्ट एट द सरफेस एंड इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ विथ डेप्थ। तो जब आप वेव्स पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि शैलो वाटर में या फिर सरफेस पर जो पानी होता है उसमें वेव्स स्ट्रॉन्ग होती हैं इन कंपैरिजन टू डेप्थ। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी वेव्स उतनी ही वीक होंगी। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है, विंड इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स द वार्म करंट्स टेंड टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमीस्फीयर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3। ये हमारी अर्थ है, बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमीस्फेयर की तरफ जाने पर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट कुछ इस तरीके का होगा और इसका अपोजिट होगा सदर्न हेमीस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 36th नेशनल गेम्स। तो ये करंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट विल हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये गुजरात में होने वाले हैं। गुजरात की 6 सिटीज़ में होने वाले हैं जिनका नाम है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। इसका मैस्कॉट होगा सवाज। ये एक एशियाटिक लॉइन है, तो ये बिल्कुल सही है। इंडिजिनस स्पोर्ट्स लाइक मलखम्ब एंड योगाज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट ईयर ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, मलखम्ब और योगा को ऐड किया गया था। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM श्री स्कीम। अब ये PM श्री का मतलब यहाँ पर है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज अनाउंस्ड ऑन September 5, 2022। तो ये बिल्कुल ठीक है, टीचर्स डे पर ये लॉन्च की गई थी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है, दिस स्कीम इज़ लॉन्च टू एस्टेब्लिश कंप्यूटर लैब्स इन एवरी गवर्नमेंट स्कूल। इस स्कीम का मोटिव है कि कुछ स्कूल्स ऐसे बनाए जाएंगे जो कि मेंटरिंग और लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे अदर स्कूल्स को। 17 में है, रिसेंटली टेस्टेड HS-200 यानी कि ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
इसका आंसर है GSLV Mk3। ये जो रॉकेट बूस्टर्स हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। तो ये वाला HS-200 जो है ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेमन मैगसेसे अवार्ड। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एशियाज़ हाईएस्ट ऑनर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको कुछ विनर्स के नाम दिए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद इट। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। सो येस, इट इज़ एशियाज़ हाईएस्ट ऑनर एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू रिकॉग्नाइज दोज हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट इन सर्विस टू एशियन पीपल regardless of race, gender or religion, and it is named after Ramon Magsaysay, former Philippine president who died tragically in 1957. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से है। सिनर्जी के बारे में पूछा है कि ये क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी CERT इन यानी कि CERT Indian Computer Emergency Response Team under the Ministry of Electronics and IT in collaboration with the Cyber Security Agency of Singapore. 13 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 इज़, रिसेंटली अटल ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इसमें आपको अटल टनल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और नॉर्थ इंडियन आपको रिवर नहीं सिलेक्ट करनी है। करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, साबरमती। तो ये वेस्टर्न इंडिया की रिवर है साबरमती, जो कि गुजरात में है। आपने साबरमती आश्रम पढ़ा होगा, तो वहीं ये रिवर है साबरमती रिवर। गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलकर गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। जब आपसे स्टेटमेंट्स देकर पूछा जाता है नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है अपनी एरर्स को बचाने के लिए, कि आपको नॉट पर आप ऐसे मार्क कर लीजिए जिससे आपको याद रहेगा क्वेश्चन एंड तक पढ़ने के बाद भी कि आपको इसमें नॉट करेक्ट वाला सिलेक्ट करना है। क्योंकि कई बार हम क्या होता है जल्दी जल्दी में नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट दिमाग में नहीं रहता और हम गलत सिलेक्ट कर जाते हैं, करेक्ट वाला सिलेक्ट कर देते हैं और वो एंड में फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो उससे बचने के लिए आप पहले ही मार्क करिए ऐसी चीज़ों को। इसके बाद आप स्टेटमेंट पढ़िए एक के बाद एक। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हाँ, ये 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का, जो कि राजस्थान में बना है। तो यहाँ आप इसको राइट कर लीजिए। राइट का मतलब है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द 5th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो क्या ऐसा है? अगर आपको पता है सही है तो आप इस पर करेक्ट कर निशान लगाइए। स्टेटमेंट सी है, नेशनल चंबल सेंचुरी विल बी पार्ट ऑफ इट। तो अब अगर करंट में ये टाइगर रिजर्व रहा है तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि कौन कौन सी सेंचुरीज़ का पार्ट है। तो आप पढ़ोगे कि हाँ, नेशनल चंबल सेंचुरीज़ का पार्ट है, क्योंकि नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट विल वर्क एज अ टाइगर कॉरिडोर बिटवीन रणथंबोर एंड मुकुंद्र टाइगर रिजर्व। रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंसफुल स्टेटमेंट आपको लगेगी, और अगर आपने करंट में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट भी सही है। अब बची कौन सी? सेकेंड स्टेटमेंट। तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड FIF हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर। ऑप्शंस हैं, ए पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, बी MSMEs, सी डिज़ास्टर रिकवरी, डी प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द एग्रो सेक्टर। तो इसका आंसर है आपका ए, पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो इसमें देखिए, ये जो FIF है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड, इसके बारे में G20 की समिट में बात की गई थी और वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। ये स्पेशली बनाई गई है टू काउंटर फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कार्सिटी ऑफ हेल्थ केयर एट्सेट्रा के लिए, टू फाइट पेंडेमिक। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है, इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा
और जो स्पेशल फोकस रहेगा वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ पर रहेगा। तो बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ़ंड बनाया गया है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फ़ंड, ये इसका मोटिव क्या है और ये किस तरह इसका ओरिजिन हुआ है, किस एजेंसी ने इसको अप्रूव किया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन फिन्स हब हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन है UNEP, UNDP, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है ए, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम अलॉन्ग विद द UK बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन लॉन्च द ग्रीन फिन्स हब। ये एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर डाइविंग एंड स्नॉर्केलिंग ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड। तो ये बेसिकली मैरीन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए है, जिससे कि सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये यूनेप और UK बेस्ड जो चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है उसने लॉन्च किया है और ये सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो इसका आंसर है डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसमें क्या हुआ कि ऑल विलेजेस ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव रिसीव्ड द हर घर जल सर्टिफिकेशन एंड हैव बीन वेरीफाइड एज ODF प्लस ओपन डेफिकेशन फ्री safe and secure drinking water supply and its management is a crucial aspect of the सुजल एंड स्वच्छ। तो यहाँ पर स्वच्छ जल प्रदेश का मतलब क्या है कि सुजल का मतलब है ये पानी से रिलेटेड है और स्वच्छ मतलब ये सफाई से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हर घर जल भी है और ओपन डेफिकेशन फ्री भी है। ऐसी पहली स्टेट बनी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली हर घर जल स्टेट कौन सी है, तो वो है गोवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स रेज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें रिटायरमेंट एज जो है बढ़ा दी गई थी हाई कोर्ट जजेस की, 60 से 62 कर दी गई थी। और इसके साथ ही इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एज एक्टिंग जजेस ऑफ द सेम कोर्ट। It also enabled the retired judges of the High Court to act as ad hoc judge of Supreme Court। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट हुए थे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2004 में आया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज़ रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि 15% ही रहेगा जो टोटल लेजिस्लेटिव मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है उसका। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना था कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो पहले ही आप उसे राउंड कर लीजिए और उसके बाद में अपनी मैचिंग कीजिए। तो इसमें 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। 102nd में आप देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 89th अमेंडमेंट में आप देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग कर दिया गया था। पहले ये दोनों सेम कमीशन के अंडर आते थे, लेकिन बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में इसे अलग कर दिया गया था, जो कि 2003 में हुआ था। और 102वां जो अमेंडमेंट है वो हुआ था आपका 2018 में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी कि ए। यहाँ आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल है 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल होता है 338A। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सैलरी ऑफ NHRC स्टाफ कम्स अंडर द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में भी आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ आपका स्टेटमेंट ए ही जो है आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी है, एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। तो जितने भी ये कमीशंस हैं, चाहे वो NHRC हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, इन कमीशंस की जो एनुअल रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है। तो ऑप्शन बी सही है।
सी में है कि टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन इज़ 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ द एज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी कुछ साल पहले अराउंड 3 ईयर्स आई थिंक 3 साल पहले एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू 5 साल से घटाकर 3 साल ये टेन्योर इनका कर दिया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी NHRC हैज़ इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन स्टाफ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका ए। NHRC आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर बनाई गई थी। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। इनके अलावा एक और मेंबर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस में से कोई होता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से भी एक मेंबर होता है। इनके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम अमॉन्ग द पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स फ्रॉम 2 to 3 आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी अ विमेन। इनके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, द चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्रॉम। तो पूछा जा रहा है कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो कहाँ से बोरो किया है हमने। तो इसका आंसर आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो बोरो किया है। ऑप्शन ए में दिया है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कनाडा से हमने क्या क्या बोरो किया है? कनाडा से हमने बोरो किया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। इसके अलावा जो है रेजिडुअल पावर सेंटर के पास रहेंगी, ये भी कैनेडियन फीचर है। इसके अलावा सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट, मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे प्रोविजंस जिनमें कि हमने सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, वो सभी कंसेप्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो इसे आप एज अ हिंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, प्रोरोगेटिव रिट्स ली हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए हैं, बाई कैमरलिज्म लिया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है। तो इतना कुछ हमने ब्रिटेन से लिया है, काफ़ी कुछ लिया है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका से हमने बहुत कुछ नहीं लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमने साउथ अफ्रीका से ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी सीट्स ऑफ द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है कि नागालैंड से राज्यसभा और लोकसभा में कितनी सीट्स हैं। तो इसका आंसर है 1। नागालैंड बहुत छोटी स्टेट है, वहाँ पर केवल राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं, खासकर इसमें आपको क्वेश्चन देखने हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा सीट्स हैं राज्यसभा और लोकसभा की, जैसे कि यूपी है, बहुत ज़्यादा सीट्स है वहाँ से, तो उनका नंबर आपको याद रखना है। जहाँ पर बहुत कम सीट्स है, जैसे कि ये नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट की और भी स्टेट्स हैं, गोवा है, ठीक है, पौंडीचेरी, यहाँ की जो है नंबर ऑफ़ सीट्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एज वी हैव सीन क्लाइमेट चेंज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट एंड नेचर आर इन न्यूज़ रेगुलरली एट द ग्लोबल एंड नेशनल लेवल, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द अबव स्टेटमेंट। और यहाँ आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा होगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट और नेचर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 51G। इसमें आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ विद आर्टिकल्स याद होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 51E। तो इसमें कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? इसमें है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है 51E में। 51F में क्या है? इसमें है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। 51I में है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस। इस वीडियो में इतना ही। आगे के 40 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप चाहें तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, लेकिन टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कीजिए। चाहे आपके मार्क्स कम आए, आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको टेस्ट अभी से देने चाहिए। क्योंकि कई बार टेस्ट के थ्रू जो रिवर्स स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। केवल हम पढ़कर निकलते जाते हैं तो हमें यही लगता है कि हमने ये पढ़ लिया है, हमें ये आता है, हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। लेकिन जब एक्चुअल में हम टेस्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी भी हमें वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसमें डाउट आ रहा है। उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट अटेम्प्ट करें। आपके मार्क्स कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करें। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।